हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया आप सभी बच्चों के एग्जाम में जो सवाल आएंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर में, वो सारे के सारे सवाल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ पूछना रहेगा, अगर आपको डाउट रहे तो आप सभी बच्चे हमें फेसबुक में जुड़ के, और इंस्टाग्राम का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आपके कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, और जो भी सोशल मुद्दे रहते हैं, हमारे सामाजिक मुद्दे रहेंगे, उनको हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ट्विटर अकाउंट है जो अभी बेसिकली एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका पेपर में एकदम सवाल आने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड होते हैं मोस्टली। देखिए, तो पहले जान लीजिए, ये पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा। टाइम 3 घंटे मिलने वाला है आप सभी बच्चों एग्जामिनेशन में, और ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि आंसर ऑल क्वेश्चन, और सभी का एक एक नंबर, सभी के लिए आपको क्या इक्वल वैल्यू आपको दिया गया है। पहले सवाल पूछा गया आपसे और कि विच ट्राइब हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन झारखंड। देखिए, हमारे झारखंड में कौन सी जो जनजाति है वो सबसे अधिक कह सकते हैं संख्या में पाई जाती है, सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो हमारे झारखंड में आपको मालूम होगा जो संथाल जनजाति है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोरबा ऑप्शन दिया हुआ, मुंडा है, हो है, संथाल है, लेकिन राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, संथाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। और ये सवाल रॉयल एनिमल ऑफ झारखंड, आपको मालूम होना चाहिए हमारे झारखंड का जो राष्ट्रीय माफ करिएगा, राजकीय जो पशु है वो बच्चों क्या है, हाथी है। और ये सवाल हमने आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के जितने लेक्चर्स है उसमें पढ़ाया हुआ भी है। तो इसका राइट आंसर क्या टिक करिएगा, एलिफेंट यानी कि हाथी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है, बोला गया है कि राइट टू इक्वलिटी इज द आर्टिकल ऑफ डैश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में हमें दिया गया, ये संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जो राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में हमारे पास मेंशन रहता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19-22 नहीं है, 14 से 28 तो बच्चों होगा भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 23-24 नहीं। देखिए, यहाँ पर बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर 14 से 18 होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है या टाइपिंग एरर है। यहाँ अनुच्छेद क्या होगा, 14 से 18। अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह के कह सकते मिसप्रिंट अगर होता है तो याद रख लीजिएगा, आप इसी आंसर को टिक करिएगा, क्योंकि जो ओएमआर शीट पर कॉपी चेक होता है उसमें यही आंसर आपको मार्क मिलेगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 18 होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप भारत के नागरिक है, आप सभी को हमारे संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए। तो समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका मेंशन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल बोला गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, यानी ये हमारे भारतीय संविधान में, इसमें हम लोग किस चीज चर्चा करते हैं, तो बच्चों बेसिकली हम लोग राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका यहाँ जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाइज। अच्छा देखिए, यहाँ अगर आप देखते हैं और यहाँ देखते हैं, इन सवालों में देखिए थोड़ा सा चेंज है। यहाँ लिखना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ पर्सन, या फिर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टोटल पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ लिखा हुआ है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ये बताना है। तो हमारा देखिए जो संविधान सभा था उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, 5 का ए टिक कर लीजिएगा। फिर अगला जो सवाल है, आपको मालूम होगा कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी बेसिकली आईएनसी जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसका पहले जो नाम था, या पहले सबसे पहले जब पार्टी का गठन हुआ था वो 1885 में इसका गठन हुआ था। और ये एक कांग्रेस बेसिकली जो पार्टी है, इस पार्टी का जो गठन किया गया था, ये एक अंग्रेज थे जिनका गठन किया था। उस आदमी का नाम था A.O. हू नाम का वो व्यक्ति था। जो क्या था ये बताना है, वो किस चीज से रिटायर हुआ था, तो मालूम होना चाहिए वो एक ICS ऑफिसर थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस के एक ऑफिसर थे, जो कि रिटायर्ड पर्सन थे। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, कांग्रेस पार्टी का जो गठन है वो 1885 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल बोला गया बच्चों आपको कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द इंडियन बर्क। देखिए हमारे भारत में द इंडियन बर्क के नाम से किन्हें जाना जाता है, और ये सब सवाल देखिए एकदम पेपर में आपको मोस्टली पूछेगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को याद रखिए, बोला जाता है द इंडियन बर्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर आंसर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिक एड्रेस ऑन स्वराज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वर्ष 1906 में कलकत्ता में, उसमें बताना है हमारे पास कि स्वराज के बारे में ये जो यहाँ पर जो भाषण दिया गया था, अध्यक्षीय भाषण, तो ये किसने डिलीवर किया था ये हमें बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, दादा भाई नौरोजी, फिर ऑप्शन नंबर बी ए हुम, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जी, फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ह्यूले। तो ये जो भाषण दिया गया था, अध्यक्षीय भाषण जो दिया गया था, ये हमारे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया हु अमॉन्ग द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस युवा क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। और देखिए ये जिस भी बच्चे का, भाई आपको हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी लोगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे पहला जो युवा थे जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी वो थे खुदीराम बोस। और ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका सी नंबर आपको आंसर याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा बच्चों, सी नंबर राइट आंसर। फिर अगला सवाल है आप सही बच्चों के लिए यहाँ पूछा हुआ है कि हु सेड सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इज द रियल फोर्स इन द फील्ड ऑफ नेशनलिज्म। स्वयं सेवा या आत्मत्याग राष्ट्रवाद की राह को सरल बनाते हैं। ये जो कथन है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो बिपिन चंद्र पॉल है ऑप्शन नंबर ए, फिर है भूपेंद्र नाथ, फिर ऑप्शन नंबर सी है नवाब सैयद मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी है लोकमान्य तिलक। तो ये जो कथन है कि स्वयं सेवा एवं आत्मत्याग ये राष्ट्रवाद की राह को सरल बनाता है, यह किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया है कि टाइप्स ऑफ पदार्थ, पदार्थ जो होते हैं आपको मालूम होगा कि जो मैटर होते हैं, मैटर भाई हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। ये 3 कैटेगरी में से बांटा जाता है, ठोस, द्रव और तरल गैस में बांटा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया भाव, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी अभाव होगा नहीं, बोध तो होगा नहीं, यहाँ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर। फिर बताया गया कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण। देखिए राधा कृष्ण जी की फिलोसफी, जो उनकी लाइफ की फिलोसफी है, उनके अनुसार जो मानव जीवन है उनका जो परम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, इनलाइटमेंट आत्मज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी फिर आपको यहाँ दिया गया नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञान एवं बोध है। ऑप्शन नंबर सी है कैवल्य का ज्ञान होता है, और ऑप्शन नंबर डी अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन। सेल्वेशन मतलब होता है बच्चों हमारे मोक्ष। तो अगर हम बात करें राधा कृष्णन जी के अनुसार मानव जीवन का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है हमारे पास क्या, मोक्ष की प्राप्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा बच्चों, डी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा, ये बोला। ठीक है, फिर अगला बोला गया है 13 नंबर में हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सफरिंग इन इंडियन फिलोसफी। देखिए अगर हम अपने भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो दुखों को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में से विभाजित करते हैं। पहला ये आध्यात्मिक हो सकता है, फिर आधि भौतिक हो सकता है, फिर आधि दैविक हो सकता है। तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ये तीनों ही कथन हमारे पास यानी जिसको प्रकार है ये सही यहाँ पर दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए हमारे पास, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला बोला गया अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज अटेंड बाय। देखिए राधा कृष्ण जी के अनुसार जो बौद्धिक ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है वो विश्लेषण से होती है, संश्लेषण से होती है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सेंसेशन से होती है, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इमेजिनेशन से होती है। तो हमारे पास अगर बात की जाए राधा कृष्ण जी के अनुसार ये जो हमें बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है वो किस प्रकार, देखिए हम लोग जब क्या करते हैं कोई ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम उससे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं या संश्लेषण करते हैं, तो उससे भी हमें क्या होता है, हमारे बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारी सहायता मिलती है। ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसका फिर अगर हम यूज करते हैं तो संवेदनशील से यानी सेंसेशन से हम क्या करते हैं, इसका सही उपयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए भाई बोथ रहता तो सही रहता, बोथ ए एंड बी, लेकिन फिलहाल अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
फिर अगला बोला गया विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, वो हम लोग क्या कब मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हर बच्चा जानता है कि हम लोग जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है, युवा दिवस जो हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। और चलिए कमेंट बॉक्स में ये चारों के चारों दिन आपको बताना है। आपको मालूम होगा कि भाई टीचर्स डे आ रहा है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में टीचर डे कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, और डॉक्टर डे। अभी हमारे देश में देखिए डॉक्टर का मामला देखिए चल रहा है, आपको मालूम होगा। और आपको अपने जो भी विचार लगते हैं कि जो बंगाल की फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो क्या क्या ये सही कर रही है, आपको मालूम होना चाहिए। आप भी, आपके जो विचार लगते हैं भाई, हम लोगों ने ये सब चीज़ शेयर करते हैं ट्विटर पे, तो अगर आप हमसे ट्विटर पे जुड़े रहिए तो आपको सारा अपडेट्स मिलते रहेगा। तो फिलहाल अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाए, नेशनल यूथ डे। और सारे के सारे डे बताने के भाई हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है। फिर भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। और बिरसा मुंडा जी से देखिए आपके पेपर में सवाल पक्का मिलेगा। दो क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। पहला क्या पूछा गया, बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो हर वर्ष हम लोग इसी दिन को मनाते हैं। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस चलता है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास है अकॉर्डिंग टू न्याय। ये न्याय के अनुसार द नंबर ऑफ प्रमाणों, अच्छा प्रमाणों की बचा गया, ये इंग्लिश इनका कितना खतरनाक है, यहाँ पर प्रमाण लिखा गया, भाई एविडेंस लिख देते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारे पास न्याय क्या होता है भाई, ये इंग्लिश है, ये हिंदी को इंग्लिश इस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा यूनिवर्सिटी भाई महान है, तो क्या ही बोलना, ठीक है। तो न्याय के अनुसार जो प्रमाण होते हैं हमारे पास, वो प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों? तो ये चार भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होता है। फिर अगला बोला गया राधा कृष्ण जी के अनुसार जो कर्म है, यानी टाइप्स ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू राधा कृष्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहला ये बताया गया हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव कर्म हो गया, भूत लक्ष्मी कर्म हो गया, प्रोग्रेसिव कर्म यानी भविष्योन्मुखी कर्म हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए इस सवाल का जवाब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो अगर आपसे ही बच्चों को किसी को अगर ये सवाल लगता है कि भाई आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता सकते हैं, क्योंकि हमें इसका राइट आंसर नहीं पता। और जिसका राइट आंसर नहीं पता भाई हम लोग उसे छोड़ देते हैं या डाउट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जब पता रहेगा तो ही हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बाकी अगर हमें जब भी पता चलेगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में से पिन कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ न्यू हिंदुज्म। निम्नलिखित में से कौन नव हिंदू से संबंधित, हमें बताना है। कार्ल रोजर्स, जे कृष्णमूर्ति, एस राधा कृष्णन, और ऑप्शन नंबर डी टैगोर। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए बताया गया कि भाई जो हमारा नव हिंदू जो संबंधित है वो कौन है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, एस राधा कृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार जी सॉरी स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो सर्वोच्च यथार्थ होता है वो क्या है? ट्रुथ है, सोल है यानी कि आत्मा है, ब्राह्मण है, या फिर रिलीजन है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, तो जो हमारे पास अल्टीमेट जीवन का रियलिटी होता है वो क्या होता है बच्चों? सत्य ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन एरिया। देखिए हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन के हिसाब से ही आपको बताना है कि हमारे भारत में इनमें से कौन सा जो राज्य है क्षेत्रफल में सबसे छोटा। आपको मालूम होगा भाई गुजरात बोल रहा हूँ, गोवा जो है सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ जो चार ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या तमिलनाडु, तो भाई इनका एरिया अगर आपको मालूम हो तो ही, या फिर मैप अगर याद होगा तो आप देखते होंगे तो तमिलनाडु का जो एरिया है वो छोटा पड़ता है इन सभी में से। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि भारत और चीन के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सीमा बनी हुई है उन सीमा को देखिए क्या कहा जाता है। तो आपको बहुत सारे लाइन का नाम याद होगा, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, इस प्रकार नाम को, रेड क्लिफ लाइन हो गया हमारे पास। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जो हमारे पास भारत का राज्य है नेपाल के साथ सीमा नहीं बांटता। तो उत्तराखंड भाई बांटता है, उत्तर प्रदेश भी शेयर करता है, बिहार भी शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता क्योंकि वो बहुत साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया 24 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास भारत का राज्य है जब शीतकालीन ठंडे का दिन होता है तो उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सिस्टम चलता है ये बेसिकली कहाँ पर चलता है, ये तमिलनाडु में ही होता है हमारे पास बारिश। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया
हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वेटलैंड, यानी हमारे पास भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या होता है लवणीय आर्द्र भूमि, मतलब वेटलैंड मतलब होता है बच्चों आर्द्र भूमि हमारे पास, और नमकीन या लवणीय बोलिए वो भूमि सबसे बड़ा पाया जाता है। तो ये गुजरात का, अगर मैं सही हूँ तो कच्छ जो डेजर्ट होता है उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या टिक कर लीजिएगा बच्चों हमारे पास। फिर अगला सवाल है हमारे पास 26 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न घाट का हमारे पास सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको उदयगिरी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है महेंद्रगिरी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है नल्लामाला और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गंधमर्दन। इन चारों ऑप्शन में से बताना है बच्चों हमारे पास कि जो पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी पर्वत जो पूर्वी घाट है यानी जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है उनका सबसे ऊंचा जो शिखर होता है वो होता है महेंद्रगिरी। ठीक है। फिर अगला सवाल है, बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारे पास उनका जो सर्वोच्च शिखर होता है वो क्या होता है, उदयगिरी ऑप्शन दिया हुआ, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर कहा जाए पारसनाथ। तो भाई इनमें से हमारे पास देखिए अगर मैं सही हूँ तो भाई इनमें चारों ऑप्शन में से भाई कोई सही नहीं है। इनमें से जो आंसर होना चाहिए, मैंने बेसिकली ज्योग्राफी जो पढ़ा हुआ है उसमें हमारे पास मैंने पढ़ा हुआ था अन्नामलाई जो पर्वत है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे बड़ा कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है। अगर आप सही बच्चों को लगता है भाई ये सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी आपको इस क्वेश्चन डाउट रहता है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि अन्नामलाई इसका राइट आंसर है। फिर अगला बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज लॉन्गेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत का सबसे लंबा नदी है। और दक्षिणी भारत का याद रखिएगा बच्चों सबसे जो लंबा नदी होता है वो हमारे पास होता है गोदावरी नदी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्रोड्यूसेस मोर प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत के किस मिट्टी में बताना है जो बागाती कृषि फसलों का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है। ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय सॉइल, लेटराइट सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। देखिए हमें बोला गया किस मिट्टी में बागाती कृषि जो फसल होते हैं यानी हमारे पास प्लांट एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो सर्वाधिक होता है। तो भाई वो लेटराइट सॉइल होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या है, सी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। फिर अगला सवाल बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। भारत के किस राज्य में इनमें से, देखिए ये नहीं कि आपको मालूम है भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं या फॉरेस्ट पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, नागालैंड है, मेघालय या फिर मिजोरम है। इनमें से भारत का कौन सा राज्य जो हमारे पास है उनमें सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश। अगर नॉर्मली पूछा जाएगा तो आप एमपी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला बोला गया कि इन विच इंस्क्रिप्शन इज द प्रूफ ऑफ जीरो फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में देखिए जो सर्वप्रथम हमको मालूम होना चाहिए। चलिए पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीरो का जो खोज है, चलिए या आविष्कार है या फिर इसको ठीक है इसका श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है कि सर्वप्रथम जो है किस अभिलेख में इसका शून्य का हमें प्रमाण मिलता है। आदित्य सेन का अपसद अभिलेख हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी हो गया बच्चों हमारे पास गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख हो गया, या फिर खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें इसका हमको जिक्र मिला है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाए देखिएगा, तो जो ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन है भोजदेव का यानी भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया था। सम्राट अशोक के जो अभिलेख था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है डायमेकस के द्वारा। तो सर्वप्रथम 1837 अशोक के जो अभिलेख को किसने पढ़ा था, याद रख लीजिएगा जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगी के जो रचयिता है वो कौन है, कलहन है, कौटिल्य है, पाणिनि है या फिर ऑप्शन नंबर डी दंडी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कलहन, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपद इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बुद्धिस्ट। देखिए जो 16 महाजनपद थे उनकी जो जानकारी है हमारे पास बौद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ था जिससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पहला है अंगुत्तर निकाय हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है महावस्तु, ऑप्शन नंबर सी है दीपवंश और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास महावंश। तो इसका जानकारी जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बोला गया
कि खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? होलकर ने, सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर सी जो बुंदेला राजपूत थे, या फिर जो चंदेल राजपूत थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हु बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आपको मालूम होना चाहिए, ये किसने बनाया था? तो नरसिंह देव बर्मन जी ने इनका क्या निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ ने। देखिए जो ASI है बेसिकली यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो ऑफिस है ये बेसिकली किस ऑफिस से अटैच या डिटैच किया हुआ हमारे पे जुड़ा हुआ बताना है। तो ये भारत की संस्कृति के बारे में बताता है, तो संस्कृति जो मंत्रालय है ये इनके ऑफिस से अटैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है कि इन विच स्टेट इज द फेमस, ये तो हर बच्चा जानता है कि जो हमारे भगवान जगन्नाथ जी है, भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस राज्य में है भाई? तो उड़ीसा में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा रक्षक। मुद्रा रक्षक के जो लेखक है उनका नाम क्या है? पाणिनि, विशाखदत्त, कौटिल्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी कल्हण। तो जो मुद्रा रक्षक है उनके लेखक का नाम क्या याद रखिएगा बच्चों? तो उनके लेखक का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी है विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसे माना जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कलिंगम नाम दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल है, ऑप्शन नंबर सी है राखल दास बनर्जी जी, और ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मैके। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का हमारे पास लक्ष्य है? आर्थिक वृद्धि है क्या? ये आर्थिक विकास संबंधित, हाँ भाई एकदम सही ऑप्शन है। निर्धनता में कमी, अगर निर्धनता में कमी होगा तभी हमारा इकोनॉमी बेसिस डेवलप कर सकता है, तो ये भी सही है हमारे पास, दोनों कथन सही है। तीसरा जो हमारे पास है जो मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। अगला बोला गया कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी हमारा स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? यानी हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो किस पे डिपेंडेंट था सबसे अधिक? तो हम लोग जानते हैं हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा किसी पे निर्भर है? एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इन विच ईयर वॉज इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे अंडरटेकन। भारत का जो पहला आधिकारिक जनगणना हुआ था वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, यह बताना। देखिए यहाँ पर हमें बोला नहीं है स्वतंत्रता के बाद, यहाँ सिर्फ बोला गया कि पहला आधिकारिक जो जनगणना है वो अगर सिर्फ बोलता कि स्वतंत्रता के बाद कब शुरू हुआ था तो वर्ष 1951 से शुरू हुआ था हमारे पास, जो लगातार 10 साल बाद से हो रहा है, लेकिन वर्तमान में अभी 2021 के बाद से हुआ ही नहीं सेंसस हमारे पास। तो 43 नंबर पर बच्चों क्या हुआ था, इसका जो शुरुआत हुआ था वो वर्ष 1981 था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया और बोला गया भारत का सबसे जो पुराना बैंक बताना है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ कैसे बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ मद्रास बोलिए, चेन्नई बोलिए, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फिर अगला सवाल बोला गया बच्चों आपसे ही बच्चों को कि जो 12th ईयर 5 ईयर प्लान, देखिए हमारे भारत में क्या हुआ था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस प्रकार कुछ प्लान चलाया गया था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है। और ये कौन सा नंबर प्लान पूछा गया? तो 12वां नंबर का। तो अगर आप 5 साल के हिसाब से करिएगा तो 5 गुना 12 क्या होता है बच्चों? 60 साल होता है। और ये जितने सारे हमारे पंचवर्षीय योजना चला था ये वर्ष 1951 से स्टार्ट हुआ था। 1951 से अगर 60 साल जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास हो जाता है बच्चों 2011 हो जाता है, ठीक है, 2011 से 2016। चलिए ऑप्शन खोल ले, देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास 2011 से 16 वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर जो राउंड रेवोल्यूशन, देखिए गोल क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो भाई गोल क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? टमाटर से जुड़ा, सॉरी आलू से जुड़ा, माफ करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि भाई व्हाइट क्रांति यानी जो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो भाई वो दूध के उत्पादन से जुड़ा हुआ हमारे पास। तो हर चीज का क्रांति, क्योंकि हमें उसमें क्या करना था भाई? एवोल्यूशन लाना था। एवोल्यूशन मतलब कम, अगर हमारे पास जैसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था भाई? हमने अनाज में जो हमारे गेहूं थे, जो हमारे व्हीट्स थे, इनको हमने क्या किया था? बेसिकली डेवलप किया था HYB सीड से। तो राउंड रिविजन भी लाया गया था पोटैटो को इंक्रीजमेंट के लिए।
फिर अगला सवाल बोला गया है फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखिए फिशिंग जो होता है वो किस कैसे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये प्राइमरी जो प्राथमिक सेक्टर होता है हमारे पास उनके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वेयर ऑपरेटिंग इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो थे वो कार्यरत थे, हमें बताना है। शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील नहीं, जूट इंडस्ट्रीज का क्या था, ये पहले भी कार्यरत था अभी भी कार्यरत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। देखिए हमारा जो भारत है फिलहाल वर्तमान में ये द्वितीय स्थान पर है स्टील प्रोडक्शन। पहला नंबर पे कौन है बच्चों, तो याद रखिए चाइना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, हथकरघा, या फिर ऑप्शन नंबर देखिए ये सब के सब हमारे पास क्या ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है, चाहे वो हस्तशिल्प हो, रेशम उत्पादन हो, हैंडलूम, ये सभी है। तो ये डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा था आप सभी बच्चों को हमने अंडरस्टैंड इंडिया के जो प्रीवियस 50 क्वेश्चन करवा दिए जो प्रीवियस साल में आए थे, और ये आपको हमारे चैनल पे आप सभी बच्चों सारा का सारा अपलोडेड मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप सभी बच्चे मस्त से पढ़ाई करिए। बाकी कैसा लगा वीडियो जो बताइएगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करने में, लाइक करने में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।